हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। फ्रेंड्स, जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज का रूप बदल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बन रहे हैं विशेष ब्लड बैंक्स। व्यूअर्स, ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। रोज नए नए ऑनलाइन स्टोर्स खुल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। ऑनलाइन खरीदारी यानी कि ई शॉपिंग भारत में तेजी से बढ़ रही है, या यूं कहें कि भारत में ई कॉमर्स का आकार तेजी से बढ़ रहा है। नतीजतन रोज रोज नए नए ऑनलाइन स्टोर्स खुल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। So number one, I think the concept has to be good, because अगर आप यूजुअल वही सामान बेच रहे हैं जो 10,000 अदर साइट्स बेच रही हैं, तो फिर आपके साइट से कोई क्यों खरीदेगा? या तो आप उनको कुछ नया ऑफर करें इन टर्म्स ऑफ ईदर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ हायर डिस्काउंट्स or something like that. So your concept and business model is number one biggest importance. Second, I would say team is very important, because again e-commerce industry is fairly new. तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस लोग नहीं मिल सकते, पीपल हु हैव हैड 20 years एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स. सो यू लर्न बाय डूइंग इट. एक अच्छी टीम के अलावा आपको एक मजबूत वित्तीय आधार की जरूरत होती है। Of course, funding is very important. A lot of mistakes a lot people do is they think that e-commerce can be started at low budget, and but one realizes over time that yes, maybe the starting cost is less because there is no big cost involved in setting up factories and infrastructure and inventory and things like that. But later on costs are very high, which is primarily your advertising, marketing, which has to be good enough to survive in this highly competitive space. स्टोर्स खोलने के लिए फंडिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन उचित लॉजिस्टिक और प्रोडक्ट डिलीवरिंग सिस्टम के अभाव में कई ऑनलाइन स्टोर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज में बहुत बदलाव आ गया है। ये नौकरियां दिलाने के अलावा सही उम्मीदवारों को नौकरियों के लिए तैयार भी कर रहे हैं। यहां लोग एक ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसके द्वारा पता चल सकेगा कि ये मैनेजमेंट जॉब्स के लिए कितने योग्य हैं। नई बात तो ये है कि टेस्ट एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो इन्हें नौकरी दिलाने में मदद करती है। इस परीक्षा के टेस्ट पेपर्स कई मनोवैज्ञानिकों और एचआर विशेषज्ञों की मदद से तैयार किए गए हैं। जहां से भी कोई हो, चाहे वो छोटे शहर से हो, किसी छोटे कॉलेज से हो, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉट वर्किंग हो, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके थ्रू वो एक टेस्ट, एक एग्जाम, एक इंटरव्यू ले, और अगर वो डिजर्विंग हो, टॉप परसेंटाइल्स में उसकी स्कोर आए, तो उसे कनेक्ट किया जाए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ। और यदि वो टॉप परसेंटाइल में नहीं आता है तो कम से कम उसे ये पता चल जाए कि कहाँ वो लैकिंग है, और उस पर वो वर्क करके फिर उन अपॉर्चुनिटीज में फिर रीट्राई कर पाए। प्लेसमेंट मार्केट में हो रहे इस नए प्रयोग से कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर अच्छे उम्मीदवार प्राप्त हो रहे हैं।
कॉर्पोरेट्स को हम दो फायदे देते हैं। एक क्वालिटी की गारंटी। सो चूंकि हम बहुत कम लोगों को एलिजिबल क्वालिफाई करते हैं, तो कॉर्पोरेट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन्हें जो भी कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं वो सारे हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं। नंबर 2, हम कॉर्पोरेट से कुछ चार्ज नहीं करते। तो जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी कॉलेज के लिए मान लीजिए, तो कैंडिडेट्स उस टेस्ट के लिए पे करते हैं और कॉलेजेस फ्रीली उन स्कोर्स को एक्सेस कर पाते हैं। क्वाइट सिमिलरली जॉब्स के लिए जो है हम कैंडिडेट्स को टेस्ट करते हैं, उनसे एक फी लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम फी। कॉर्पोरेट्स को हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। इस वजह से हमारे 400 प्लस कॉर्पोरेट्स हो चुके हैं जो कि हमारे स्कोर्स को वैल्यू करते हैं और रूटीनली जब भी उनके पोजीशंस ओपन होते हैं हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उन्हें इमीडिएटली बच्चे प्रोवाइड कर लेते हैं स्कोर्स के साथ। जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी के क्षेत्र में ये प्रयोग अभी बहुत ही प्रारंभिक चरण में है। देखना यह है कि भारत की अपरिभाषित और पैमाना रहित एचआर इंडस्ट्री इसे कितना स्वीकार कर पाएगी। बिजनेस सीट में वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी वापस लौटेंगे। हमारे ट्रैवल सेगमेंट में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जिसे कंट्री ऑफ फायर एंड आइस भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं आइसलैंड। अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित एक छोटा सा खूबसूरत स्कैंडिनेवियन देश आइसलैंड। यहाँ पर प्रकृति के नजारों का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। इसे कंट्री ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है। कहीं विशाल ग्लेशियर्स हैं तो कहीं दूध से सफेद जलप्रपात। कहीं ज्वालामुखी के लावे से बने विशाल मैदान हैं तो कहीं पृथ्वी के गर्भ से निकलते गर्म पानी के फव्वारे। सभी एक दूसरे से अलग और विस्मयकारी कर देने वाले हैं। ये वही गर्म पानी के फव्वारे हैं जिनसे अंग्रेजी का गीजर शब्द निकला हुआ है। ऐसा लगता है कि ठंडे प्रदेश के वासियों के लिए ये प्रकृति का उपहार है। Iceland is a land of fire and ice, as we say. There are a lot of active volcanic sites in Iceland. There are several beautiful glaciers, so you see a mix of both fire and ice. And as far as the culture is concerned, it's an old Viking culture. The people are very friendly. People there speak good English, and they are friendly towards the foreigners. ज्वालामुखी और लावा से बनी भूमिगत गुफाओं में घूमना काफी रोमांचकारी होता है। आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स को आकाश में रंगीन कलाकृतियां बनाते देखना एक कभी न भुलाए जा सकने वाला अनुभव होता है। आइसलैंड के समुद्री तटों पर बने पहाड़ समुद्री पक्षियों का बहुत बड़ा बसेरा है। और यहाँ इन पक्षियों के साथ साथ लोमड़ियां, सील और यहाँ तक कि व्हेल भी देखी जा सकती है। सर्दियों में यहाँ की बर्फ में कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। आइसलैंड का ब्लू लगून विश्व में पाए जाने वाला अपने आप में अनोखा लगून है। कहा जाता है कि इसके पानी में पाई जाने वाली एल्गी और सिलिका नेचुरल स्किन कंडीशनर्स की तरह काम करते हैं। Tourist places in Iceland would be the Thingvellir National Park.
That is a place where the oldest parliament was established in the world. Then there is a place called the Geysir, from which the word geyser has come. So it's a hot spring and it's a very beautiful location. You have a blue lagoon. It's a natural phenomena which is an offshoot of the geothermal power plant, and the water there is considered to be of medicated value. यहाँ की कुजीन मुख्यतः सी फूड से बनी होती है। केक्स और पेस्ट्रीज के लिए भी आइसलैंड जाना जाता है। The staple diet is naturally fish, being an island, but in the capital city Reykjavik, you can find all the world's best cuisines. There are in fact 2 or 3 good Indian restaurants where you can have the best vegetarian and non-vegetarian Indian food also. And then there are selection of salad bars and similar places, similar things. आइसलैंड अपनी संगीत और कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। वाइकिंग सभ्यता के अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। हालांकि भारत से आइसलैंड के लिए कोई सीधी वायु सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी लंदन या यूरोप से राजधानी रिजविक पहुंचा जा सकता है। आइसलैंड टूरिज्म यहाँ के लिए कई आकर्षक पैकेजेस उपलब्ध करा रहा है। 4-day 3-night tour plan would take people to Iceland, and on the way from the airport to the hotel, they would go to the Blue Lagoon, which is a world famous spa and resort. The next day they take the Golden Circle tour. That Golden Circle tour would include the Thingvellir National Park, Geysir hot spring, and Gullfoss waterfalls. Third day they can go to the Viking village, where they see the culture of old Icelandic Vikings. It would be around 56,000 Indian rupees for a couple in a double sharing. सचमुच यदि पृथ्वी पर स्वर्ग की अनुभूति करना चाहते हैं तो एक बार जिंदगी में आइसलैंड जरूर जाएं। वहां की यात्रा बहुत रोमांचकारी होती है। फ्रेंड्स, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने लिए एक नया आसमां तलाश रहे हैं। वो ब्लड डोनेट कर मानवता की किताब में नया अध्याय लिख रहे हैं। सीए बिरादरी ने ऑडिट और अकाउंट बुक्स से निकलकर एक मानवीय कदम उठाया है। वो रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। उनकी एक संस्था ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे सीएज रक्तदान करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। हमने क्या किया है इसके अंदर, हमने एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक रखा हुआ है। सीए फर्स्ट की तरफ से सभी को मेल गई हुई है और भी टाइम टू टाइम जाती रहेगी। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चालू कर चुके हैं। जो भी सीए students or any public person, if they want to donate the blood at call, तो वो हमारे यहाँ कॉल इसमें आके, हमारे नेट पे आके, इंटरनेट पे आके एक फॉर्म खुलेगा, उसको वो भरेंगे, उसमें अपना सारी डिटेल्स लिखेंगे और साथ में लिखेंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या है। वो हमारे सेंट्रलाइज डाटा बैंक में आ जाएगा। सेंट्रलाइज डाटा बैंक में हमारे पास सारा डाटा ये होगा कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस किस लोकेशंस में किस ब्लड ग्रुप के लोग डोनेट करने में इंटरेस्टेड हैं। अपने इस अभियान के द्वारा इस संस्था ने हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नामों की एक सूची तैयार की है, जो अपने इलाकों में कभी भी और कहीं भी जाकर रक्तदान कर सकते हैं।
आमतौर पर इन रक्तदाताओं की अनुकंपा का फायदा सीए बिरादरी के सदस्यों को मिलता है, लेकिन आम लोग भी इन रक्तदाताओं से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई कॉल आएगी किसी भी सीए की या सीए के माध्यम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारे आदमी, हमारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो डाटा बैंक में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड वो फिल्टर करके उनको अकॉर्डिंग टू देयर नीड, हम 2, 4, 5, 7, 10 लोग जितने भी चाहिए उसके फोन नंबर्स उनको देंगे, या वो कहते हैं आप खुद अरेंज करके दे दीजिए। वी विल हैव द टॉक विद ऑल दीज प्रपोज्ड डोनेटर्स, दीज डोनर्स, उनके लिए हम वो यूनिट्स अरेंज करा के, अगर हमें कभी कोई व्हीकल वगैरह अरेंज करना है तो वी अरेंज द व्हीकल आल्सो, बट वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। चार्जिंग इज अ बहुत दूर की बात है, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी की ये पहल काफी उत्साहदायक है और ये बिजनेस जगत में काफी सराही जा रही है। Friends, it's time now for another short break. We'll be back soon. भारत में सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेजी से उभर रहा है। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। महानगरों में बिजली महंगी हो रही है और गांवों में बिजली या तो एकदम नहीं मिल रही है या आवश्यकता से बहुत कम मिल रही है। ये हाल तब है जब कई भारतीय गांवों में बिजली पहुंची ही नहीं है। भारतीयों द्वारा की जा रही बिजली की खपत विश्व औसत से बहुत कम है। ऐसे में तेजी से विकसित हो रहे भारत में सौर ऊर्जा विकल्प के रूप में उभर रही है और कई कंपनीज सौर ऊर्जा पर आधारित यूजर्स फ्रेंडली उपकरण बनाने में लगी हुई हैं। घरेलू और समुदाय उपयोग के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित नए-नए उपकरण बनाए जा रहे हैं। बेसिकली हमने बड़े तरह के सिस्टम डेवलप करे हैं। अभी हमने जैसे ब्रेनी एक सिस्टम डेवलप करा है जिसमें हमने कहा है कि जैसे लोग अपने घर में इन्वर्टर तो लगा ही रहे हैं, तो इन्वर्टर के साथ एक छोटा सा पैनल लगा लें जिससे जो चार्जिंग के लिए आपको चाहिए वो आप पीछे से नहीं लेंगे। तो चार्जिंग के लिए खाली आपको सोलर ही दे देगा, जितना घर के लिए चार्जिंग के लिए चाहिए, एक इन्वर्टर को जो चाहिए होता है 2.5-3 घंटे बैकअप के लिए। तो उसके लिए हमने बहुत सस्ता सिस्टम और बहुत बढ़िया सिस्टम निकाला है और पूरा पैकेज है। एंड ऐसे करके हमने बड़े सारे प्रोडक्ट निकाले हैं जिसमें हम लोग जैसे बड़े सिस्टम है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, अप टू 10 किलोवाट, तो वो सिस्टम निकाले हैं जिसमें आप घर पे लगा के 3-3.5 साल में आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। आज सोलर एनर्जी पर आधारित ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं जो बिजली के बिल को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम हमने डेवलप करे हैं, तो उसमें क्या आपने सिस्टम लगाया और अपनी ग्रिड में डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट आपको उसका पैसा पे करेगी, तो आपका मीटर उल्टा चलेगा। तो जितना आप डालेंगे ग्रिड के अंदर, मतलब दिस इज कॉल्ड ग्रिड अगमेंटेशन। तो उसमें क्या रहता है कि आपने जो जनरेट किया वो आपने ग्रिड में डाल दिया सिंपली। सो उससे क्या रहता है कि सिस्टम सस्ते भी पड़ते हैं और मीटरिंग भी होती रहती है और गवर्नमेंट आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देती है, जितना का वो बेच रही है उससे ज्यादा पैसा आपको देती है। वो हर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पॉलिसी को नोटिफाई करेगी और बहुत जल्दी ये बड़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करने वाली है। भारत में कई ऐसी बाधाएं हैं जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बाधित कर रही हैं। हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो सोलर को समझते हो, सोलर को ड्राइव कर सकते हो, और प्रोफेशनल्स की मतलब जैसे आपके सर्विस इंजीनियर्स हो गए या सेल्स के लोग हो गए
या जो लोग इंस्टॉलर हो गए, तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमने भी एक आध इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन कर सकें। कमियों को दूर करने के लिए गहन शोध हो रहे हैं और सफलता भी हाथ लग रही है। इसमें क्या है, सोलर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी मॉनिटरिंग का वो आएगा, चैलेंज है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो लगा दिया, वो चल रहा है नहीं चल रहा, और चल रहा है तो कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और कितना देर सन मिला। तो ये सारा डेटा क्रिएट करने की जरूरत है, और उसके लिए हमने बड़े सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं, जिससे हम सारा डेटा थ्रू वेब और थ्रू GSM हम वो डेटा लेके उसको स्टोर कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा भारतीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। बिजनेस स्ट्रीट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।